हमारे लो क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप सब। चलिए आज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जो बचा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो आज आपको इस क्लास में बताएंगे हम। और ये क्लास मैं AIB 18 स्पेशल क्लास करा रहा हूँ, जिसमें जो आप इम्पोर्टेंट्स MCQ क्वेश्चंस, केस लॉ या फिर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो भी नए अपडेट्स हो वो ग्रुप के माध्यम से मिल सके। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि कोई नया वीडियो मैं बनाऊँ तो अपडेट आप तक पहुँच सके और उस वीडियो का आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट क्लास सेकंड क्लास है। इससे पहले भी मैंने अमेंडमेंट के क्लास बनाए, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने इम्पोर्टेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट बताए। आज ये अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। 42nd अमेंडमेंट। ये 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संशोधन हुआ था 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, देखिए क्या कहता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एज इट मेड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस अमेंडमेंट को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे इस अमेंडमेंट के माध्यम से, जो 42 अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत है। आइए देखते हैं 42वां संशोधन में क्या क्या अमेंडमेंट होकर के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। इट अमेंडेड दी प्रियम्बल एंड एडेड दी वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 42 अमेंडमेंट हुआ ना, तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल के अंतर्गत 3 वर्ड को ऐड किया गया था। पहला कौन है? सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमारे भारतीय संविधान के प्रियम्बल में 42 अमेंडमेंट में 1976 के अंतर्गत ये 3 वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया गया था। क्लियर है? इस अमेंडमेंट के माध्यम से ये पहला पॉइंट है। इसी अमेंडमेंट में दूसरे पॉइंट्स जो अमेंड हुए उसको देखते हैं। एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन्स बाय इंक्लूडिंग न्यू पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, तो वहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात करता है। तो ये पार्ट 4A जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, कब हुआ था? 42 अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत इसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अमेंड करके ऐड किया गया था पार्ट 4A, जो आर्टिकल 51A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें अमेंड होकर क्या जुड़ा था? एक्सक्लूसिवली मेड कैबिनेट एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट्स। ठीक है, विशेष रूप से कैबिनेट की सलाह जो थी ना, उसको बाध्यकारी कर दिया, बनाया गया था। किस पर? राष्ट्रपति पर, कि जो कैबिनेट का कोई एडवाइस वगैरह सलाह जो होगा ना, वो बाइंडिंग होगा किस पे? प्रेसिडेंट पे। ये कब ऐड हुआ? 42 अमेंडमेंट करके 1976 में इसको ऐड किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। 42 अमेंडमेंट करके नए पॉइंट जोड़े गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है? बाय एडिंग, ठीक है, देखते हैं आगे। अमेंडमेंट जो 42 अमेंडमेंट 1976 में ऐड करके नए पॉइंट्स को जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या कहता है? बाय एडिंग पार्ट 14A इट प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। ठीक है, इसको भी 42 अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। तो 42 अमेंडमेंट में पार्ट 14A क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्या कहता है? टू एम्पावर द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या करता है? ये अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया, जो एम्पावर्स करता है पार्लियामेंट्स और स्टेट को, क्या लेजिस्लेचर को क्या देता है? शक्ति प्रदान करता है। किस चीज़ के लिए? सेटअप बाय द लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स इन ऑल सर्विस मैटर्स रिलेटिंग टू रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़। इसके अंतर्गत इसको अमेंड करके जोड़ा गया था और ये सारे टर्म एंड कंडीशन पार्ट 14A के अंतर्गत बताया गया था। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी 42 अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत दूसरे कुछ जो पॉइंट्स को ऐड किया गया। क्या है? इट फ्रीज द सीट फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेंसस टिल 2001 ऑन द बेसिस ऑफ 1971।
इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें फ्रीज कर दी गई 2001 तक। विधानसभाओं की जनगणना के आधार पर, जो 1971 में जनगणना हुआ था उसके आधार पर जो 42 अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट देखते हैं, रेस्ट्रिक्टेड द जुडिशियल रिव्यू फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि इस पे जुडिशियल रिव्यू पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता था उस पे क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जो जुडिशियल रिव्यू क्या क्या नहीं हो सकता है, किस चीज़ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। कब लगाया गया, ये 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत 1976 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारा जो पॉइंट है हम 42 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड रीड जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और जो पावर को क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, किस चीज़ को, जुडिशियल रिव्यू और रीड जुडिक्शन, किसका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया। 42 अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत इसको लिमिट कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 5 to 6 ईयर। ठीक है, जो लोकसभा और जो क्या बोलते हैं कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके टेन्योर को इंक्रीज करके 5 से 6 साल कर दिया गया। कब किया गया, 42 अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्लूडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत न्यू कुछ पॉइंट्स को ऐड किया गया। पहला पॉइंट्स क्या है, क्लाउज ए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसको ऐड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। कब ऐड किया गया तीनों क्लाउज को, 42 अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइडेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी नाउ फॉर द पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और क्या ऐड किया गया, जो नेशनल इमरजेंसी जो होगा उसको इंडिया का पार्ट माना जाएगा, इसका प्रावधान किया गया इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, रेज द वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट फ्रॉम अर्ली 6 मंथ टू 1 ईयर। इसी अमेंडमेंट में फर्स्ट टाइम में ये सवाल उठाया गया था कि ये जो क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट में लागू होता है ना, इसको 6 महीना से 1 साल कर दिया जाए। कब ये हुआ, 42 अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत फर्स्ट टाइम ये रेज किया गया था मामला को। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या ऐड किया गया, क्रिएटेड द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का को भी क्रिएट किया गया था कब, 42 अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत। ये 12 पॉइंट जो मैंने बताया ना, ये 42 अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संशोधन 1978 में क्या क्या अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। ठीक है, तो क्या कहता है, दिस वाज ऑल्सो द कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट विच वाज मेनली ब्राउट टू अंडू द एक्शन ऑफ 42 अमेंडमेंट, इट्स इंट्रोड्यूस सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। जो 42 अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ को ऐड कर दिया गया ना, उसको अंडू किया गया, उसको हटाया गया। कब, 44 अमेंडमेंट करके 1978 में कुछ प्रोविजन को क्या किया गया, अंडू किया गया। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या है, चेंज द टर्म ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन द ओरिजिनल 5 ईयर। पहले क्या कर दिया गया था 42 अमेंडमेंट में, 5 से 6 साल कर दिया गया था, लेकिन 44 अमेंडमेंट ला करके क्या कर दिया गया, उसको फिर 5 साल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या हुआ 44 में, प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता था, सेंड बैक करता था एडवाइस को, कैबिनेट को भेज देता था, किस चीज़ के लिए, वो जो मतलब पहले तो क्या था कि इसका कोई एडवाइस वगैरह था क्या प्रेसिडेंट पे बाध्यकारी था, उसको मानना ही पड़ेगा, लेकिन अभी इसमें क्या कर दिया गया, वो प्रेसिडेंट पे उसका एडवाइस क्या था, क्या बोलते हैं, बाध्यकारी नहीं था, बाइंडिंग उस पर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फेजेस, है ना, चेंज द फ्रेज, कुछ टर्म को चेंज किया गया, फ्रेज को क्या किया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म रिबिलियन एज ए ग्राउंड टू प्रोक्लेम ए नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इस पॉइंट्स को ऐड किया गया कब, 44 अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड प्रोवाइडेड इट्स ऑन ए लीगल राइट्स। 44 अमेंडमेंट 1978 जो हुआ ना, इसमें जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको रिमूव कर दिया गया और उसको लीगल राइट बनाया दिया गया था। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसको किस अमेंडमेंट के तहत रिमूव किया गया, तो 44 अमेंडमेंट
8 के अंतर्गत, और वो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं, अब वो हमारा क्या है, लीगल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 44 अमेंडमेंट के अंतर्गत, प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20-21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। पहले क्या होता था ना, इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 20 और 21 क्या होता था, सस्पेंड कर दिया जाता। लेकिन 44 अमेंडमेंट जब 1978 में आया तो आर्टिकल 20-21 क्या प्रोविजन कर दिया गया कि जब इमरजेंसी का भी टाइम हो तो इस दोनों आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा, और ये फंडामेंटल राइट है, इमरजेंसी के टाइम में भी ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 52nd अमेंडमेंट। 52वां संशोधन हुआ कब, 1985 में। इसके अंतर्गत क्या क्या ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, द 10th शेड्यूल वाज एडेड एज ए मेजर टू एंटी डिफेक्शन इशू। ठीक है, 52वां संशोधन हुआ ना, तो एंटी डिफेक्शन जो लॉज था उसको 10 शेड्यूल्स में क्या किया गया, ऐड किया गया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इट्स प्रोवाइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, किसी जो क्या बोलते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो कोई मेंबर होंगे उसको डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, किस ग्राउंड पे, क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, जो 42वां संशोधन के अंतर्गत 10 शेड्यूल में ऐड किया गया था। 42वां नहीं, सॉरी, 52 अमेंडमेंट 1985। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 65 अमेंडमेंट। ठीक है, 65वां संशोधन हुआ था 1989 के अंतर्गत। द लीगल वोटिंग एज चेंज फ्रॉम दी 21 to 18 ईयर्स फ्रॉम दी लोकसभा एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले क्या था, राइट टू वोट कितना था, आप वोट देने का अधिकार आपका क्या था, 21 साल था, लेकिन उसको चेंज करके कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। तो ये कब किया गया था, 65 अमेंडमेंट 1989 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991। ठीक है, 69 अमेंडमेंट 1991 के अंतर्गत क्या अमेंडमेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, उसको देखते हैं। इट प्रोवाइडेड ए स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस अमेंडमेंट के अंदर ही दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था और दिल्ली को स्पेशल स्टेटस क्या बोलते हैं उसको प्रोवाइड किया गया था। किस अमेंडमेंट के लिए, 69th अमेंडमेंट 1991 के अंतर्गत। अगर आपको पूछे कि किस अमेंडमेंट के अंतर्गत दिल्ली को क्या बोलते हैं कि भारत का राजधानी बनाया गया था, तो आप क्या बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं 69th अमेंडमेंट के अंतर्गत भारत को दिल्ली का राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 69 अमेंडमेंट के अंतर्गत जो अमेंडमेंट हुआ था, प्रोवाइडेड ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को क्या प्रोवाइड किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसके लिए, दिल्ली को ये चीज़ दिया गया। कब, 69 अमेंडमेंट 1991 के अंतर्गत। ठीक है, 71st अमेंडमेंट देखते हैं, इसके ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो इसमें क्या क्या हुआ, एडेड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज इन दी 8th शेड्यूल। ये 3 लैंग्वेज को 71st जो अमेंडमेंट हुआ 1992 में, ये 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया 8th शेड्यूल में, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुर एंड नेपाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 73rd अमेंडमेंट 1992। ठीक है, 73वां संशोधन 1992 हुआ, इसके अंतर्गत अमेंड करके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया वो देख लेते हैं। प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो प्रोविजन है ना, पंचायती राज है, ये मुखिया वगैरह जो होते हैं, तो ये किस अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 73rd अमेंडमेंट 1992। ठीक है, इसी के अंतर्गत अमेंड करके जोड़ा गया था एडेड पार्ट और 73rd अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया था, जो आपको 11th शेड्यूल की बात करता है। तो ये क्या प्रोविज़न था, इट कंटेन प्रोविजंस फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द अर्बन लेवल। आर्टिकल 243S कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी, ये जो वार्ड मेंबर्स का क्या बोलते हैं म्यूनसिपलिटीज़ वगैरह जो होता है, इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके अंतर्गत क्या दिया गया, प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, जो क्या बोलते हैं कि 12 शेड्यूल्स के अंतर्गत ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002।
86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया, तो इसमें क्या क्या दिया गया? प्रोवाइडेड द राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट, पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जब देखेंगे आर्टिकल 21A, ये क्या है? राइट टू एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट है। ठीक है। और 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत और क्या जोड़ा गया? द न्यू आर्टिकल इंसर्टेड इन आर्टिकल 21A विच मेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 40 ईयर्स। इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 21A को एड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत, जो कि राइट टू एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट है, पार्ट थर्ड में। और इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया था एडेड ए न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। 51A इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया था आर्टिकल आपको? हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आर्टिकल 51A के अंदर क्लाउज के जो ऐड किया गया था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताया गया कि इसके लिए पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अंडर 6 to 14 ईयर्स की, ये क्या हुआ? पेरेंट्स का फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ। और इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत बताया गया कि पेरेंट्स का फंडामेंटल ड्यूटी है वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं कि एजुकेशन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 88 अमेंडमेंट एक्ट 2003, जो 88वां संशोधन हुआ 2003 में। इसके अंतर्गत क्या बताया गया? प्रोवाइडेड सर्विस टैक्स अंडर आर्टिकल 268A विच वाज लेविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन एज वेल एज स्टेट। ठीक है, इसके अंतर्गत ये क्या बोलते हैं कि ये सर्विस टैक्स की बात की गई। नेक्स्ट देखते हैं 97 अमेंडमेंट एक्ट 2003। 97 अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में। इसमें क्या हुआ? एडेड बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली इन दी 8 शेड्यूल्स। इस सारे लैंग्वेज को क्या किया गया? इसको सारे ये क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज नहीं, ये बोडी, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, इसको 8 शेड्यूल के अंतर्गत ऐड किया गया। कब? 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। क्या बोलते हैं? 92वां संशोधन हुआ था 2003 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009। ठीक है, 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 में इसमें क्या किया गया? प्रोवाइडेड फॉर द एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर द SCs एंड ST स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली फॉर 10 मोर ईयर। 10 साल और बढ़ाया दिया गया था। जब आर्टिकल 334 देखेंगे वहाँ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया क्या? क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड मेड इट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसको क्या बनाया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंतर्गत। और इसी अमेंडमेंट आया द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। आप आर्टिकल जानते हैं ना, जिसके अंतर्गत क्या बोलते हैं कि कोई एसोसिएशन वगैरह बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट भी है। और इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत आर्टिकल 43B को इंसर्ट किया गया DPSC पे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो प्रमोट क्या करता है? किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करता है? प्रमोट करता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं 101वां संशोधन 2006 में हुआ। इसमें क्या प्रोविज़न आया? GST का प्रोविज़न जो आया था, जो 101 संशोधन हुआ संविधान में, 216वां संशोधन। ठीक है, 2016 का संविधान संशोधन जो आया 106 में, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रोविज़न इसी संशोधन के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट देखते हैं 102 संशोधन जो आया 2018 में, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक कमीशन बनाया गया था NCBC, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था। कब? 102 संशोधन जो हुआ था संविधान में 2018 के अंतर्गत। अगर आपको पूछे किस संशोधन के अंतर्गत NCBC का गठन किया गया था, तो आप 102 संशोधन अमेंडमेंट कह सकते हैं, 2018 के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट देखते हैं 103rd अमेंडमेंट। 103वां संशोधन आया था 2019 में। इसमें क्या हुआ? ग्रांटेड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ क्लासेस अदर देन द क्लासेस मेंशन इन क्लास 4 एंड 5 ऑफ आर्टिकल 15 के अंतर्गत 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन दे गया। किसको? EWS सेक्शन जो होंगे, जो लोग जिनको 10% रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, अदर देन जो मेंशन है आर्टिकल 15 के क्लास 4 और 5 के अंतर्गत। ये 103rd अमेंडमेंट आया था 2019 के अंतर्गत।
नेक्स्ट देखते हैं 104th अमेंडमेंट एक 2020 में आया था। इसमें क्या, चेंज द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर दी SC/ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम दी 70 ईयर्स टू 80। ठीक है, 70 ईयर्स से 80 ईयर्स कर दिया गया जो SC/STs के जो सीट्स है लोकसभा में उसको। और देखते हैं इसी अमेंडमेंट हुआ था 104th अमेंडमेंट के अंतर्गत, एंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थे उसके जो सीट्स थे लोकसभा में स्टेट असेंबलीज में उसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट और लास्ट अमेंडमेंट एक्ट जो क्या बोलते हैं कि हमारे संविधान में टोटल 105 संशोधन हो चुके हैं। तो ये 105th अमेंडमेंट देखते हैं 2021 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, प्राइमरीली फोकस ऑन रिस्टोरिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज अदर बैकवर्ड क्लासेस हु आर सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड। तो कौन जो किसको माना जाएगा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, जो सोशली और इकोनॉमिकल बैकवर्ड हैं, OBCs किसको माना जाएगा। तो ये पूरा फोकस किया गया गवर्नमेंट्स के द्वारा जो 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अंतर्गत आया था। तो मैंने इस कंटेंट्स को, जो अमेंडमेंट्स का क्लास था, ये दूसरा क्लास था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको पूरा अमेंडमेंट कंप्लीट करा दिया जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको AIB एग्ज़ाम में काम आएंगे और अदर्स लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे वहाँ भी आपको काम आएंगे। ये सारे जितने इंपॉर्टेंस अमेंडमेंट थे मैंने आपको बता दिया। अगर आप कंटेंट अच्छा लगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लॉ।